हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज क्या लेकर आई हूँ? आज का हमारा ये वीडियो हमारी क्लास 9th के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए है। तो अभी पिछले कुछ टाइम से हम क्लास 9th कोर्स बी का जो कोर्स है वो कवर कर रहे हैं। थोड़ा लेट शुरू किया, लेकिन वादे के मुताबिक जैसे मैंने बोला था कि एक्सप्लेनेशन पोर्शन जो है वो मैं दिसंबर तक ख़त्म कर दूँगी। और साथ ही साथ मैंने जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस थे वो भी विद इन जनवरी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये फेब में आ गया, थोड़ा सा फेब में आ गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने ख़त्म कर दी। अब बहुत सारी चीज़ें अभी हमको और करनी हैं, तो उनको भी मैं भी आपके लिए लाइन अप कर रही हूँ और जल्दी ही बताऊँगी। लेकिन जो अब हमने अपनी लास्ट बुक ली है ना, जिसका हम कर रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, वो है हमारी संचयन बुक। संचयन बुक में हमारे पास आने वाले जो प्रश्न रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आप ये कहोगे कि मैम एग्ज़ाम में तो नहीं लिखा होता दीर्घोत्तरीय। बिल्कुल, एग्ज़ाम में दीर्घोत्तरीय नहीं लिखा होता है, लेकिन वहाँ पर वर्ड लिमिट दी होती है। वर्ड लिमिट का मतलब हो गया कि आपको 50 to 60 या 50 to 70 या 60 to 70 ऐसे वर्ड्स आएंगे, ध्यान रखना। तो जहाँ तक मैं 9th क्लास के जो वर्ड लिमिट के हिसाब से जानती हूँ, दीर्घोत्तरीय का जो उनका पैमाना है वो है 50 से 60 शब्दों का, यानी कि आपको मैक्सिमम 60 वर्ड्स के अंदर संचयन बुक से आने वाले प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अब बात ये हो जाती है कि मैम अगर कम, 50 से कम तो मार्क्स कटेंगे, 60 से ज़्यादा तो मार्क्स कटेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जितना वर्ड्स पूछे जा रहे हैं उतना ही अपने आप को बांधने की कोशिश करो। माना कि अभी 9th में आपके इंटरनल एग्ज़ाम हैं, आपके टीचर्स आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, बहुत अच्छी बात है, और काटते भी नहीं हैं, हम लोग भी जैसे हैं नहीं काटते हैं। लेकिन बात आ जाती है कि अगर हम एग्ज़ाम्स में जब आगे चलकर हम बोर्ड देंगे नेक्स्ट ईयर, तब क्या? तब तो कटेंगे ही कटेंगे। इसलिए उस समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि हम अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो हम कहीं जाकर 10th क्लास तक अपने आप को इस वर्ड लिमिट में बाउंड कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी से आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अब संचयन बुक से आने वाले प्रश्न सिर्फ और सिर्फ दीर्घोत्तरीय, मैंने कहा आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे और ना ही शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इनकी प्रिपरेशन वैसे ही करनी है, और मैं उसी तरीके से आपके आज क्वेश्चंस लेकर भी आई हूँ ताकि आप इन्हें अच्छे से देख सकें, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है संचयन भाग 1, चैप्टर है 2 स्मृति, ठीक है। इसके हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि ये सभी वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। अब स्मृति चैप्टर के बारे में थोड़ा सा याद कर लेते हैं। स्मृति चैप्टर में क्या था? इस चैप्टर में हमने ये देखा था कि जो हमारे लेखक हैं वो अपने 3 भाई हैं, मतलब उनसे बड़ा एक भाई है, फिर लेखक है, फिर उनका एक छोटा भाई है। तो एक बार उनके भाई ने उन्हें जो है, बड़े भाई ने उन्हें कुछ चिट्ठियाँ दी, जाकर बगल वाले गांव में जाकर उन्हें पोस्ट कराओ। लेकिन उनसे वो किसी शैतानी वश एक कुएं में गिर जाती हैं चिट्ठियाँ, और उस कुएं में होता है काला सांप। किस तरीके से जुगत लगाकर सब कुछ करके वो वहाँ से चिट्ठियाँ निकाल कर लेकर आते हैं, ये पूरा ही व्याख्या उन्होंने इस पूरे चैप्टर में हमको बताया है। और इस बारे में अपनी माँ को उन्होंने कभी नहीं बताया। बाद में काफ़ी समय बाद उन्होंने माँ को बताया था, और माँ तब भी बहुत डर गई थी और लेखक को गले से लगा लिया था। तो ये सारी बातें उन्होंने इस चैप्टर में हमको बताई। हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखिए, आपको वहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इस पर कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, स्मृति पाठ में लेखक ने क्या काम किया जिससे वह भारी मुसीबत में फंस गया? अब उन्होंने क्या काम किया था? उनको उनके बड़े भाई ने चिट्ठियां दी कि जाकर बगल वाले गांव में जो डाकघर है वहां पर जाकर उसको डाला है। लेकिन अब चूंकि हमारे लेखक जो हैं का स्कूल भी उसी गांव में था जहां पर डाकघर था। अब अपने गाँव से उस गाँव के जाने के बीच में वहाँ पर एक कुआं पड़ता था। तो उस कुएं से जब भी वो स्कूल से आते या जाते तो उस कुएं में एक पत्थर फेंका करते थे, ठीक है, एक पत्थर फेंका करते थे। तो उस पत्थर में एक सांप था, सॉरी उस कुएं में एक सांप था। तो जब वो पत्थर फेंकते तो उस सांप की फुफकार आती, वो लोग सुनते। सांप दिखता नहीं था क्योंकि नीचे अंधेरा था। तो ये काम उनका डेली का था, स्कूल जाते समय और आते समय। उस दिन भी यही हुआ, भाई पत्र दिए गए कि जाओ पत्र डाल कर आओ। तो अपनी आदत से मजबूर लेखक ने हमारे पत्थर उठाने डालने की कोशिश करी, लेकिन चिट्ठियां थी उनकी टोपी में। उन्होंने सोचा कि भाई टोपी गिर ना जाए, झांकने के चक्कर में कुएं में, तो उन्होंने टोपी उठाई, उतारी और पत्थर
फेंका, लेकिन तब तक यहाँ पर रखी हुई जो चिट्ठियाँ थी वो सब घूमती घामती चक्कर खाती कुएं में गिर गई। अब इसमें पड़ गए वो बड़े मुसीबत में, क्योंकि चिट्ठियाँ डालना बहुत ज़रूरी था, भाई ने बोला था, और नीचे सांप, चिट्ठियाँ गिर गईं, यही सबसे बड़ी मुसीबत थी। चलिए देखते हैं क्या। स्मृति पाठ में लेखक ने जिस घटनाक्रम का वर्णन किया है उस समय लेखक बाल्य अवस्था में थे। बाल सुलभ शैतानियां करने के कारण ही लेखक इस भारी मुसीबत में फंसा था। लेखक के स्कूल आने जाने के मार्ग में एक पानी रहित कच्चा कुआं पड़ता था। क्या पड़ता था? पानी रहित एक कच्चा कुआं। उसमें एक काला सांप गिरा हुआ था। लेखक और उसके साथी रोज स्कूल आते जाते उसमें पत्थर फेंकते और सांप की फुफकार सुनकर आनंदित होते थे। वो फुफकारता था तो उन्हें बड़ा मजा आता था। एक दिन जब लेखक के भाई द्वारा लेखक को 3 चिट्ठियां डाक खाने में पोस्ट करने के लिए दी जाती हैं, वह उन्हें लेकर मक्खनपुर के लिए निकल पड़ता है। परंतु रास्ते में पड़ने वाले कुएं को देखकर लेखक सांप की फुफकार सुनने का लालच करता है तथा जैसे ही वह पत्थर कुएं में फेंकता है, उसके सिर पर रखी टोपी की 3 चिट्ठियां कुएं में गिर जाती हैं तथा वह भारी मुसीबत में फंस जाता है। क्योंकि भाई चिट्ठियां, बड़े भाई से डर भी बहुत था कि चिट्ठियां नहीं डाली तो मुसीबत, और यहाँ से नीचे गिर गई हैं वो मुसीबत, तो ये सबसे बड़ी मुसीबत थी, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 2 आ जाता है। लेखक ने अपने मन में भय, निराशा और उद्वेग के आने तथा माँ की गोद याद आने का वर्णन किस प्रसंग में किया है? कि मतलब बहुत डर भी है, निराशा भी है, उद्वेग भी है, और साथ ही साथ क्या है, माँ की गोद याद आ रही थी। अथवा करके आइए, लेखक की माँ ने घटना सुनकर लेखक को गोद में क्यों बिठा लिया, स्मृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि 2 अलग अलग प्रश्न हैं, क्योंकि ये भय, निराशा, उद्वेग उन्हें किस समय याद आया? जब चिट्ठियाँ नीचे गिर गईं। तो उन्हें कहते हैं ना, हम जब तक सबसे ज़्यादा जब हम डरते हैं तो हमें माँ की याद आती है। हमें लगता है काश माँ हमारे पास होती तो हमें इन सारी मुसीबतों से बचा लेती, ठीक है। और फिर जब ये सारी घटनाक्रम हो चुके, उसके कई सालों बाद इन्होंने ये सारी बात अपनी माँ को बताई थी, और तब माँ भी डर गई थी और उन्होंने अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठा लिया था। चलिए देखते हैं, इसी को लिखेंगे। लेखक ने सांप की फुफकार सुनने के लिए जैसे ही कुएं में झांका, वैसे ही उसकी टोपी में रखी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। लेखक का यह कथन इसी घटना के संदर्भ में है, क्योंकि कुएं में बहुत अधिक गहरा होने, अपनी उम्र कम होने और कुएं में गिरे विषैले सांप के डर से वह चिट्ठियों को निकालने का कोई उपाय नहीं समझ पा रहा था। चिट्ठियां ना मिलने का परिणाम बड़े भाई द्वारा दिए जाने वाले दंड के रूप में सामने आता, कि अगर वो सही बताते तो भाई से डांट भी पड़ती, शायद और ज़्यादा भयानक दंड भी मिलता। इसीलिए लेखक निराश, भय, उद्वेग अर्थात घबराहट के मनोभावों के बीच फंस गया था। सामान्यतः बचपन में कोई गलत कार्य हो जाता है तो बच्चे अपने अपराध निवारण या उससे संबंधित दंड से बचने हेतु माँ के लाड़ प्यार और उसकी गोद का आश्रय देना संभवतः पसंद करते हैं। सीधी सी बात है, हमें डर है, कुछ है, तो हमें लगता है कि माँ मिल जाए, हमें ये सारी प्रॉब्लम से माँ बचा लेगी। माँ की ममता बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण की भांति कार्य करती है। इसी कारण लेखक ने ऐसा कहा, ठीक है, लेखक ने इसी कारण ये चीज कही थी। चलिए अब आ गए प्रश्न संख्या 3 पे। यहाँ हमारे लेखक क्या कह रहे हैं? वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप से कुएं में बैठी थी। लेखक के इस कथन से संबंधित घटनाक्रम को अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। अथवा करके दूसरा है, चिट्ठियों के कुएं में गिरने के पश्चात लेखक की मना स्थिति कैसी थी, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उनकी मना स्थिति कैसी थी, ये चीज उन्होंने इस वक्तव्य के माध्यम से बयां करी कि क्या है, मौत जो है वो सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी, यानी कि एक काला जहरीला सांप जो है वो कुएं के अंदर बैठा हुआ था। इस समय वो बहुत ज़्यादा भयभीत थे। क्यों? क्योंकि रीज़न ये था कि चिट्ठियाँ गिर गई थी। अगर वो चिट्ठियाँ बोल दें, झूठ बोल दें कि भाई चिट्ठियाँ हमने पोस्ट कर दी, और बाद में अगर वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ तक भाई ने डालने के लिए बोली थी, तो बाद में इनसे पूछा जाएगा, और अगर घर जाकर सच बचाते हैं तो भी दंड मिलेगा। तो इससे अच्छा ये है कि अंदर जाकर चिट्ठियाँ निकाल लो। अब अंदर जाकर निकालना मुश्किल क्यों? क्योंकि अंदर एक जहरीला सांप बैठा है, वहाँ पर मौत है। तो चारों तरफ, इनको कहते हैं ना, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति थी।
तो इसीलिए इस समय वो सबसे ज़्यादा दुविधा भी थी। पहली चीज़ तो ये कि क्या करें, घर जाकर सच बता दें या कुएं में जाएं, दो स्थितियां थी। तो एक तरीके से वो परेशान भी थे कि क्या करें, डर भी था, भय का क्या कहते हैं, भाई का भी डर था, सांप का भी डर था। दोनों में जो कोई भी रास्ता वो चुनेंगे, एक तरफ तो उनको दंड मिलना ही मिलना है। तो इस तरीके से इस समय उनकी जो मन स्थिति थी वो दुविधा में भी थी, डर भी था, निराशा भी था, सब कुछ एक मिली जुली स्थिति उनके सामने आ रही थी। जब चिट्ठियां कुएं में गिरी तो लेखक को उन्हें निकालने का कोई अन्य उपाय नहीं सूझा। तब उसने कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। लेखक कहता है कि उसके कुएं में उतरने के विचार को जानकर उसका छोटा भाई रोने लगा। छोटे भाई के रोने से लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका भाई कुएं में उतरने पर होने वाली उसकी संभावित मृत्यु से के डर से रो रहा है, क्योंकि कुएं में विषैला सांप था। यद्यपि लेखक का छोटा भाई अपनी आशंका को शब्दों में नहीं कह पा रहा, फिर भी लेखक के मत में उसकी रुलाई का अर्थ था कुएं में घुसने और सांप द्वारा डस लिए जाने पर होने वाली मौत। यानी कि वो कह नहीं रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो डर उसके अंदर है। वस्तुतः सांप को कुएं में बैठे नग्न और सजीव मृत्यु के रूप में लेखक ने चित्रित किया है, और उसकी ये मनः स्थिति इन्हीं शब्दों के माध्यम से व्यक्त हो जाती है कि वो उस मौत के लिए जो है कहीं ना कहीं घबराया डरा खुद भी था। नेक्स्ट आते हैं, दोनों भाइयों ने मिलकर कुएं में नीचे उतरने की क्या युक्ति अपनाई। अब उनके पास टोटल मिलाकर 5 धोतियां थी। कितनी थी? 5 धोतियां। एक लेखक ने पहनी थी, एक उनके छोटे भाई ने पहनी हुई थी, ठीक है। उसके बाद एक उनके सर पे, दोनों के सर पे कान ढकने के लिए थी, और एक में चने बंधे थे। तो ये टोटल मिलाकर 5 धोतियां थी, जिनको जोड़कर रस्सीनुमा बनाया गया ताकि नीचे कुएं में उतरा जा सके, ठीक है ना। कुएं में चिट्ठियां गिर जाने पर दोनों भाई सहम गए और डर कर रोने लगे। छोटा भाई जोर जोर से लेखक आंखें डबडबा कर रो रहा था। तभी उसे एक युक्ति सूझी। उनके पास एक धोती में चने बंधे, 2 धोतियां उन्होंने कानों पर बांधी थी और 2 धोतियां वे पहने थे। तो टोटल कितनी हो गई? 5 धोतियां। उन्होंने 5 धोतियां मिलाकर कसकर गांठ बांधकर रस्सी बनाई। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा तो दूसरा सिरा चरस के डेंग पर कसकर बांध दिया। अब चरस का डेंग जानते ना, जिससे पानी निकाला जाता है, उसको चरस बोलते हैं। तो उस जो कुएं में डाला जाता है ना, तो उस पे कस के बांध दिया और चारों ओर चक्कर लगाकर एक और गांठ लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया कि तुम पकड़ो। उसमें बांधा और गांठ लगाई और कहा कि तुम इसको पकड़ो। जैसे कुएं के ऊपर होता ना, जैसे ये कुआं है, उसके ऊपर ये ऐसे करके डंडा बना होता है, उसमें जो है वो फिरकी लगी होती है ना, उसी से अंदर जाता है। तो वो जो डेंग होती है, चरस की डेंग, उसमें इन्होंने बांधा, कस के घुमाया, एक और गांठ लगाई और एक सिरा उसको पहना दिया, दूसरा सिरा नीचे डाल दिया, ठीक है। लेखक ने उसे विश्वास दिलाया कि वह सांप को मारकर चिट्ठियां ले आएगा। नीचे सांप फन फैलाए बैठा था। लेखक ने बुद्धिमत्ता पूर्वक सांप से लड़ने या मारने की बात त्याग डंडे से चिट्ठियां सरका ली और सांप को चकमा देने में कामयाब हो गया, क्योंकि उन्होंने ये विचार करके वो उतरे थे कि भाई नीचे मैं जाकर सांप को मार दूंगा, क्योंकि वो कई ऐसे सांपों को पहले भी मार चुके थे। लेकिन जब वो कुएं में उतरे तो उनके लिए परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। डंडा चलाने के लिए एक भरपूर जगह चाहिए होती है, जो नीचे नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने मारने का ध्यान जो है वो छोड़ दिया और फिर जुगत लगाई, धीरे से सांप का ध्यान भटकाया, चिट्ठियां अपनी तरफ करी, ली और वो वापस आ गए। प्रश्न संख्या 5 है, जिस विचार और आशा को लेकर लेखक ने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह उसके लिए आकाश कुसुम के समान क्यों था? आकाश कुसुम, आकाश मतलब आसमान, कुसुम मतलब फूल, आसमान का फूल, जो इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब वो उन्होंने क्या समझकर ठानी थी कि मैं नीचे जाऊंगा और नीचे जाकर मैं सांप को मार दूंगा, चिट्ठियां ले लूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये चीज़, सांप को मारना क्या आसान होता है? या लेखक उससे पहले भी अपने इस डंडे से कई सांपों को वो मार चुके थे, इसलिए वो तैयार थे कि भाई मैं सांप को मार दूंगा। लेकिन जब वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने वहां की परिस्थितियां ये देखी कि भाई यहाँ डंडा चलाने भर की जगह ही नहीं है। अगर मैंने ये कोशिश भी करी तो सांप मेरी तरफ उछल कर आएगा और मुझे काट लेगा। इसलिए उन्होंने सांप को मारने वाली जो बात थी वो उन्हें यहाँ इम्पॉसिबल लगी। तो आकाश कुसुम का मतलब इम्पॉसिबल काम।
लेखक बताता है कि धोतियां तो जोड़कर बनाई गई रस्सी के सहारे जब वह कुएं में उतरा तो उसका अनुमान था कि वह किसी प्रकार डंडे से सांप को मार देगा और चिट्ठियां पाने में सफल हो जाएगा। लेकिन यहाँ परिस्थिति दूसरी थी। जब वो नीचे उतरे तो वहां परिस्थितियां दूसरी थी। सांप पहले से ही तैयार बैठा था। वह अपने प्रतिद्वंदी अर्थात लेखक के आक्रमण की प्रतीक्षा में था। अब सांप तो भाई इतने दिन से बंद है तो वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, उग्र हो चुका है। सांप को इस स्थिति में देख लेखक को यह महसूस हुआ कि चिट्ठियों को सहजता से प्राप्त कर लेना संभव नहीं है और उसे चिट्ठियां मिलने का विचार आकाश कुसुम की भांति कठिन प्रतीत होने लगा। यानी कि अब जो उन्हें लग रहा था इतना आसान कि सांप को मारेंगे, चिट्ठियां लेंगे, चले आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल है क्योंकि सांप भी आक्रमण करने को बैठा है। अभी तक उन्होंने जितने बाहर सांप मारे वो सभी अपनी जान बचाकर भागने के उसमें थे, लेकिन यहाँ ये सांप आक्रामक था। वास्तव में आकाश कुसुम एक काल्पनिक साहित्य रूढ़ी है क्योंकि आसमान में कोई फूल नहीं खिलता। जब कोई वस्तु प्राप्त करना मनुष्य की क्षमता एवं सामर्थ्य के बाहर दिखाई देने लगता है तो उसके लिए आकाश कुसुम का दृष्टांत दिया जाता है, यानी कि जो चीज इम्पॉसिबल होने लगती है। लेखक को भी चिट्ठियां पाना असंभव लग रहा था, इसीलिए उसने इनकी तुलना आकाश कुसुम से की है। तो समझ गए, जो काम इम्पॉसिबल हो वहां पर सांप को मारना और चिट्ठियां प्राप्त करना ये दोनों ही इम्पॉसिबल लग रहा था कि सांप को मारकर चिट्ठियां प्राप्त कर लेंगे। जो चीज वो इतनी सहजता से सोचते हुए आ रहे थे वो नीचे परिस्थितियां तो कुछ और ही बनी हुई थी। तो ये काम क्या लग रहा था उनको? इम्पॉसिबल लग रहा था। प्रश्न संख्या 6 है, सांप ने किस प्रकार अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट लेखक के सामने रख दिया? जीव जंतु भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अंत तक प्रयास करते हैं। इस संदर्भ में लेखक के विचारों को अपने शब्दों में बताइए। अब सांप ने किस प्रकार अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट दिया? अब सांप, हम लोगों ने लेखक की परिस्थिति तो बहुत अच्छे से समझी, एक बार सांप की परिस्थिति समझिए। सांप उस कुएं में गिरा हुआ है और एक दिन से नहीं कई दिन से गिरा है और अक्सर बच्चे पत्थर मार मार के उसके क्रोध को भड़काते रहते हैं। जाहिर सी बात है उस कुएं के अंदर उसे खाने के लिए भी ठीक से नहीं मिल रहा, उसका स्वच्छंद वातावरण भी अब एक घेरे में आ चुका है। तो अब उसकी सांप की मनःस्थिति समझिए कि वो कितना ज्यादा उग्र हो चुका है। कहते हैं ना, जैसे जैसे हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, चीजें बढ़ती हैं, हम उग्र होते जाते हैं और जैसे ही हमारे सामने कोई पड़ा तो अपनी सारी भड़ास हम उसके ऊपर निकाल देंगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति की शामत है। तो अब सांप के सामने कौन व्यक्ति पड़ रहा था? हमारे लेखक। तो अब जो सांप था वो बहुत ही ज्यादा उग्र था, यानी कि उसकी जितनी शक्ति होनी चाहिए वो उससे दोगुनी शक्ति के साथ वहां बैठा हुआ था। उसके भाव भी बहुत ज्यादा उग्र थे। तो लेखक के उतरते ही उसकी फुफकार, उसके डसने की जो स्पीड थी, लेखक के डंडे पर पड़े उसके जहर, इन सभी से पता चल रहा था कि इस समय सांप बहुत ही उग्र परिस्थिति में। इसीलिए बोला गया ना कि सांप ने अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट लेखक को दे दिया था जैसे ही लेखक उतरे, क्योंकि लेखक जो सोच कर आए थे यहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल वैसी नहीं थी। सांप के पास पड़ी चिट्ठियों को उठाने के प्रयास में जब लेखक ने डंडे को सांप के दाएं पड़ी चिट्ठियों की ओर बढ़ाया तो सांप का फन पीछे की ओर हुआ और लेखक बताता है कि उस समय ऐसा लगा जैसे फुफकार के साथ कोई काली बिजली कड़क कर डंडे पे करी। अब उन्होंने, जैसे सांप यहाँ बैठा है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड दाएं तरफ उन्होंने, दाएं राइट साइड उन्होंने इधर से चिट्ठियाँ खींचनी चाहिए, लेकिन सांप ने पीछे किया और धन करके जो है वो डंडे पर माना। तो डंडे पर उसके फुफकारने और उसके डसने की जो स्पीड थी वो एक बिजली की तरह थी। लेखक इस घटना से भीतर तक कांप गया। उन्हें तब पता चल गया था कि इस समय सांप बहुत ही उग्र परिस्थिति में है। उसके हाथों में डंडा छूट गया और अचानक उछलने के बाद जब वह पुनः स्थिर हुआ तब उसने देखा कि डंडे के सिरे पर 3-4 जगहों पर पीव जैसी विष की बूंदें थी। पीव मतलब जानते हैं, जो आप लोग, हम लोग का जैसे कोई चीज़ पक जाती है तो वाइट कलर का एक पस निकलता है, वैसा ही विष होता है। लेखक ने इसी वजह से ऐसा कहा कि डंडे पर विष उगलकर सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट दे दिया कि उस डंडे पर उसका हमला ये बता रहा था कि डंडे पर उसने इतनी जोर से प्रहार किया तो सोचो वो लेखक के ऊपर कितनी जोर से प्रहार कर सकता है। तो इस समय वो भरपूर शक्ति में है और बहुत ही ज़्यादा उग्र है, इसीलिए उन्होंने उसे सांप की शक्ति का सर्टिफिकेट कहा है।
इससे ये पता चलता है कि जीव जंतु भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपनी ओर से अंत समय तक भरपूर प्रयास करते हैं। वे हार मानने या समर्पण करने के लिए तुरंत तैयार नहीं होते हैं, जब तक भाई उनको तो अपनी जान बचानी है। वो तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस तक जा सकते हैं। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्षरत मनुष्यों को लेखक और सांप दोनों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हम लोगों ने जब विपरीत परिस्थितियां आई तो लेखक से तो प्रेरणा ली, लेकिन ये देखिए कि जब परिस्थितियां पड़ती हैं तो जानवर जब उग्र हो सकता है तो ये मनुष्य भी हो सकता है, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए। तो यहाँ पर दोनों ही प्रेरणा के स्रोत हैं हम लोगों के लिए। हम लोगों को जब हम लोग के पास विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो इन परिस्थितियों में हम इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कभी कभी दृढ़ संकल्प के साथ तैयार की गई योजना भी प्रभावी नहीं हो पाती है। कुएं से चिट्ठी निकालने के लिए लेखक द्वारा बनाई गई पूर्व योजना क्यों सफल नहीं हो पाई? अब उन्होंने उतरने से पहले क्या योजना बनाई थी कि मैं नीचे उतरूंगा, डंडे से सांप को मारूंगा, चिट्ठियां उठाऊंगा और चलाऊंगा। ये योजना बनाकर वो कुएं में उतरे। लेकिन क्या होता है, हम योजनाएं तो बहुत बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी स्थितियां, वहां की परिस्थितियां हमारे साथ अनुकूल नहीं हो पाती, तो हमें अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है, होता है ना। और यही लेखक के साथ भी हुआ। कुएं में चिट्ठियां गिर जाने पर लेखक बहुत भारी मुसीबत में फंस गया। पिटने का डर और जिम्मेदारी का एहसास उसे चिट्ठियां निकालने के लिए विवश कर रहा था। लेखक ने धोतियों में गांठ बांधकर उन्हें रस्सी के रूप में प्रयोग कर कुएं में उतरने की योजना बनाई। लेखक को स्वयं पर भरोसा था कि वह नीचे जाते ही डंडे से दबाकर सांप को मार देगा और चिट्ठियां लेकर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वह पहले भी कई बार सांपों को मार चुका था। तो ये उन्होंने जो है योजना बनाई थी। लेखक द्वारा बनाई गई योजना कमतर नहीं थी, यानी कि जो था वो कहीं गलत नहीं था, क्योंकि ऐसे काम वो पहले कर चुके थे। परंतु लेखक द्वारा बनाई गई ये पूर्व योजना सफल नहीं हुई, क्योंकि योजना की सफलता परिस्थिति पर निर्भर करती है, यानी कि जिस समय हम वहां पर मौजूद हों वहां की स्थिति क्या हो। क्योंकि योजनाएं तो वहां पर मौजूद होने से पहले बनाई गई थी, अब हम वहां पहुंचे तो वहां की परिस्थितियां बदली हुई हैं, तो हमारी योजना काम नहीं करेगी। तो जब वो कुएं में पहुंचे तो वहां पर परिस्थितियां बदली हुई थी। कुएं में स्थान की कमी थी और अत्यंत जहरीला सांप भी व्याकुलता से उनको काटने के लिए तत्पर था। तो लाठी चलाने के लिए आपको लाठी को पहले पीछे करना पड़ता है, तब आप उसको मारोगे ना, लेकिन वहां पे इतनी जगह ही नहीं थी कि आप लाठी को पीछे कर सको, तो जगह की कमी थी। दूसरा, सांप भी इतना उग्र थे, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितने सांप मारे थे वो उस खुली जगह पर थे और अपनी जान को बचाकर भागने के चक्कर में थे, लेकिन यहाँ सांप तैयार था आप पर आक्रमण करने के लिए, तो सांप की भी उग्रता थी। ऐसे में डंडे का प्रयोग करना संभव नहीं था। यही कारण था कि लेखक की योजना सफल नहीं हो पाई। ठीक, प्रश्न संख्या 8 आते हैं। स्मृति पाठ में लेखक के प्रति सहानुभूति की भावना प्रबल होने के कारण छोटे भाई की चीख निकल गई। कथन को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर हमारे जो लेखक थे उनका छोटा भाई ऊपर था, अब वो नीचे तो चले गए, लेकिन जब एक बार डंडे पर सांप ने प्रहार किया ना, तो जो आवाज आई उससे ऊपर जो इनका छोटा भाई था उन्हें ये समझ में आया कि भाई को सांप ने डस लिया है। तो इसी सहानुभूति और प्यार के चलते ऊपर खड़ा छोटा भाई चीख पड़ा था, उसे लगा कि मेरा भाई तो गया। स्मृति पाठ में बताया गया है कि जब लेखक कुएं में अंदर गया तो उसमें गिरा जहरीला काला सांप पहले से ही घातक वार करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। सांप के फूफू करने और लेखक के उछलने एवं उसकी चीख निकल जाने के कारण उसके छोटे भाई ने समझा कि सांप ने लेखक को काट लिया है। अब वो बेचारा ऊपर है, उसे तो नीचे दिखाई नहीं दे रहा, तो जो लेखक की आवाज है और जो वहां की जो मिली जुली आवाजें आ रही हैं उससे इसे लगा कि सांप ने लेखक को काट लिया है। अपने भाई से विरह के ख्याल से, यानी कि अपने भाई से जुदा होने के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा और छोटे भाई की चीख निकल गई। उसे ये लगा कि अरे मेरा भाई तो चला गया, अब मैं कैसे, मतलब एक होता है ना भाई भाई का जो प्रेम होता है, उसके चलते जो है उसे बहुत डर लगा। ये घटना स्पष्ट रूप से ये दर्शाती है कि छोटे भाई को अपने बड़े भाई अर्थात लेखक से अत्यधिक सहानुभूति थी। उसे अपने भाई से अत्यधिक प्रेम था, लगाव था। लेखक के प्रति सहानुभूति, प्रेम या लगाव के
प्रबल भावना के कारण ही छोटे भाई की चीख निकल गई थी। वो जिस हद तक अपने छोटे भाई को प्रेम करता था, और उसके साथ देखो बड़ा भाई तो बहुत बड़े थे तो उनके साथ इतना लगाव नहीं था, लेकिन जो मंझले भाई यानी कि हमारे लेखक और जो छोटा भाई था, उनके सारे क्रियाकलाप लगभग एक ही साथ होते थे। शैतानी करना, बाहर खेलने जाना, खाना पीना, हर एक चीज़। तो इन दोनों का लगाव आपस में बहुत था। तो छोटे भाई की ऊपर निकली हुई जो चीख थी, वो कहीं ना कहीं अपने भाई के प्रति उनके प्रेम को व्यक्त कर रही थी। यह दोनों भाइयों के बीच मौजूद गहरे आत्मीय संबंध को दर्शाता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई की कुशलता के लिए अत्यंत व्याकुल एवं चिंतित था। उसे लग रहा था कि मेरा भाई सही हो, इसके लिए वो फिक्रमंद भी था। यह भातृ प्रेम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि वो अपने भाई को कितना प्रेम करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक ने इस पाठ में भातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगने की बात कही है। भाई के प्रति भाई के स्नेह का कोई अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लेखक के इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो भातृ प्रेम को ठेस लगने की बात कब हुई? जब छोटे भाई को ये लगा कि नीचे की आवाज़ों से कि उसके बड़े भाई को किसी सांप ने डस लिया है। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेम था वो डगमगाया। क्यों? क्योंकि एक भाई के चले जाने का डर था। तो अब आपको ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर पेश करनी है जहाँ पर भाई और भाई प्रेम की बात कही गई हो। ठीक है। लेखक का छोटा भाई जो कुएं के पास ऊपर खड़ा था को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके बड़े भाई को सांप ने काट लिया। छोटा भाई यह सोचकर चीख पड़ा। लेखक उसकी चीख को उसके मन में अपने प्रति विद्यमान स्नेह भाव के कारण उठी चीख मानता है। लेखक को क्यों लगा कि भाई मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो इतना चीख उठा। वास्तव में स्नेह या प्रेम ऐसा ही सकारात्मक मनोविकार है, यानी कि पॉजिटिव मनोविकार जिसे हम कहते हैं। इसमें अपने स्नेह पात्र के अमंगल की आशंका से उसे स्नेह करने वाले का मन व्यथित हो जाता है। मतलब हम जिसे प्रेम करते हैं कि उसका कुछ गलत हुआ है, इस बात से ही हम डर जाते हैं। लेखक के छोटे भाई का चीखना इसी का प्रमाण है। छोटा भाई जो चीखा वो इसी का प्रमाण है, यानी कि वो इसी चीज से डरा हुआ था। ऐसा ही उदाहरण हम राम और लक्ष्मण के इतिहास प्रसिद्ध भातृ प्रेम में देख सकते हैं। राम लक्ष्मण जी भी भाई भाई थे कि नहीं? जब लक्ष्मण के युद्ध भूमि में मूर्छित हो जाने पर उनके वियोग की आशंका में राम जैसा मर्यादित और वीर पुरुष भी विलाप करने लगा था। वस्तुतः भातृ प्रेम का ऐसा उदाहरण अत्यंत दुर्लभ है। मतलब जहाँ पर हम राम जी को विष्णु जी का अवतार मानते हैं, जो कि एक प्रभु थे, वो इतना मर्यादित रहते थे, उसके बावजूद जब उनका भाई मूर्छित हुआ और सुषेण वैद्य ने ये कहा कि भाई सूर्योदय से पहले पहले अगर बूटी आ गई तो इनको हम बचा सकते हैं, नहीं तो वो नहीं बचेंगे। तो इस बात से वो बहुत डर गए थे और एक प्रभु होते हुए भी एक साधारण मानव की तरह विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, है ना। लेखक ने इसी कारण भातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगने की बात कहते हुए भाई भाई के पारस्परिक प्रेम को सामान्य लोकानुभव से जोड़कर देखा है। ये सामान्य तौर से जहाँ पर दो भाइयों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, वहाँ पर ये अनुभव स्वतः ही आ जाता है कि एक भाई को अगर कुछ गलत होता है तो दूसरा भाई अपने आप में ही तड़प उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने कुएं में गिरी चिट्ठियों को कैसे निकाला? इससे लेखक के किस मानवीय गुण का पता चलता है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है। अब अथवा करके दूसरा पूछा गया है, सीमित साधनों से ही लेखक कुएं में उतरने में कैसे सफल हुआ? लेखक ने दृढ़ संकल्प शक्ति का परिचय कैसे दिया? अब देखिए यहाँ पर चीज थी कि वो बहुत ही ईमानदार थे हमारे लेखक। अब ये ईमानदारी कैसे पता चलती है? वो चिट्ठियाँ गिर गई थी तो वो जाकर घर में बोल देते कि भाई हमने तो चिट्ठियाँ पोस्ट कर दी, ठीक है ना, कौन न पहुंची नहीं पहुंची तो डाकघर के ऊपर डाल देते। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस तरीके से झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को ऊपर कोई जिम्मेदारी दी गई है तो मुझे अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। ठीक है। तो उन्होंने कभी भी इस झूठ का या अपनी जिम्मेदारी के भाव को सही तरीके से समझा, ये गुण साफ तौर से निकल के आता है। वो चाहते तो झूठ बोल सकते थे कि भाई मैंने चिट्ठियाँ पोस्ट कर दी, कौन जाके कुएं में उतर रहा है कि चिट्ठियाँ वहाँ पर पड़ी हैं? कोई नहीं देख रहा है, ना कोई ये देख रहा है कि पोस्ट ऑफिस से चिट्ठियाँ पहुँची, अगर नहीं पहुँची तो किसकी गलती है।
तो वो झूठ बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो उनकी जिम्मेदारी का एहसास था, उनकी ईमानदारी थी। तो ये उनके मानवीय गुण निकलकर हमारे सामने पता चलते हैं। और बाकी वक्तव्य आपको लिखना है कि किस तरीके से उन्होंने चिट्ठियों को निकाला। कुएं में चिट्ठियां गिर जाने के बाद लेखक ने बहुत ही बुद्धिमानी, चतुरता और साहस का परिचय दिया। कठिन परिस्थितियों में भी उसने हिम्मत नहीं हारी। कुएं में जहरीले सांप के गिरे होने के बावजूद वह साहसपूर्ण युक्ति से अपने पास मौजूद सभी धोतियों को आपस में बांधता है ताकि वह नीचे तक चली जाए। ठीक है, आपस में उसने बांधा ताकि वो नीचे तक चली जाए। सांप के डसे जाने से बचने के लिए उसने पहले कुएं की बगल से मिट्टी गिराई, फिर डंडे से चिट्ठियों को सरकाया। डंडा छूट जाने पर उसने सांप का ध्यान दूसरी ओर बटाया कि जब सांप ने उस डंडे पर फुकार मारी थी ना, तो मारे डर के लेखक के हाथ से डंडा छूट गया था। अब डंडा ही उनके लिए एकमात्र वहां सहारा था। अब उन्हें लगा कि डंडा, तो उन्होंने दूसरी तरफ सांप का ध्यान आकर्षित किया और इधर से डंडा उठा लिया। फिर डंडे को उठा लिया, सांप का स्थान बदला तो उसने चिट्ठियां भी उठा ली। अब सांप इधर से, भाई सांप के पास 2 चिट्ठियां पड़ी थी, यहाँ जो चिट्ठियां पड़ी थी वो तो लेखक ने उठा ली, अब 2 सांप के पास पड़ी थी। अब उन्होंने, जब डंडा यहाँ पर गिर गया तो उन्होंने सांप का ध्यान इधर आकर्षित किया, सांप उधर गया, ये इधर आए। ठीक है, और इन्होंने चिट्ठियां उठा ली। तो उसे चिट्ठियां उठा ली और उन्हें धोतियों में बांध लिया। इस प्रकार लेखक ने अपनी बुद्धि का पूरा सदुपयोग करके युक्तियों का सहारा लेकर कुएं में गिरी चिट्ठियों को निकाला। अपने दृढ़ विश्वास, पिटने के भय और जिम्मेदारी के एहसास के कारण लेखक सीमित साधनों में भी कुएं से चिट्ठियां प्राप्त करने में सफल रहा। उसके पास बहुत लिमिटेड थे, ना उसके पास रस्सी थी ना कुछ था, वो चाहता तो नहीं जाता, लेकिन उसके पास जितने साधन थे, उसकी धोतियां थी, डंडे थे, उसी से उसने जुगाड़ लगाया और कुएं में उतर गया। प्रश्न संख्या 11 है, व्यक्ति के जीवन में साहस का क्या महत्व है? स्मृति पाठ के आधार पर अपना उत्तर दीजिए। अगर लेखक के अंदर साहस नहीं होता तो वो कुएं के अंदर से चिट्ठियां लेने के लिए कभी भी हिम्मत जुटा ही नहीं पाता। इसी तरह मनुष्य के जीवन में साहस होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां पर हमारे हिम्मत की और साहस की सख्त जरूरत होती है। अगर हमारे अंदर वो हिम्मत और साहस नहीं हो तो हम शायद उन परिस्थितियों से लड़े ही नहीं, हम हार जाएं बिना लड़े। तो ये बहुत जरूरी है कि उन परिस्थितियों से हम लड़ने के लिए अपने अंदर साहस को बनाकर रखें। व्यक्ति के जीवन में साहस का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि बिना साहस हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। साहस ही वह व्यक्तिगत गुण है जो किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, मतलब बहुत चीजें हैं कि हमारे लिए मुश्किल पैदा करती हैं, ठीक है ना, तो क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि हमारे अंदर साहस नहीं है तो हम उन सारी चीजों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो किसी भी प्रकार सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। साहस के कारण ही हम किसी कार्य में नए सिरे से संलग्न होते हैं, कोई भी कार्य में, और आने वाली सभी परेशानियों का सामना करने को तैयार रहते हैं। स्मृति पाठ का लेखक बचपन से ही बहुत साहसी था। वह जहरीले सांप के बिना भयभीत हुए सीमित साधनों के आधार पर ही चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतर गया। एक सांप था, डस लेता तो जान जाने का खतरा था। तो यानी कि हमारे लेखक हिम्मती और साहसी थे, है ना, और अंततः इसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई। इस पाठ से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें स्वयं को अत्यधिक साहसी बनाना चाहिए। परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं, वो हमें डराती हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो हम उन परिस्थितियों से लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, है ना। साहसी बनकर ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। जो लोग भयभीत रहते हैं वे कायर होते हैं, क्योंकि भाई वो अपनी परिस्थितियों से बिना लड़े ही हार मान लेते हैं, तो उनको कायर ही कहेंगे। वे अपने जीवन में कोई भी जोखिम नहीं ले पाते और बिना जोखिम लिए कोई उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए सभी व्यक्तियों को स्मृति पाठ के लेखक से इस तरह साहसी होना चाहिए। वो एक छोटा सा बच्चा था, उसने परिस्थितियों से समझौता करने और चालाकी दिखाने के से ज़्यादा अच्छा समझा कि वो साहस करके इस परिस्थितियों से लड़े और जो मुसीबत उसके सामने आई है उससे लड़कर जीत कर दिखाए। तो लेखक ने वही किया। तो यहाँ पर लेखक की परिस्थितियां हमें इस तरीके से साहसी बनने की प्रेरणा देती। प्रश्न संख्या 12 है, लेखक का दुधारी जिम्मेदारी कौन सी थी? दुधारी जिम्मेदारी, ठीक है, तो यहाँ पर दुधारी जिम्मेदारी ये चिट्ठियां ही थी।
जो कि गिर चुकी थी कुएं में। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मुसीबत थी, क्योंकि निकालना मौत को दावत देना था और सच बोल देना झूठ और पिटाई। यहाँ पर क्या था ना कि अगर हमने सच जाकर बोल दिया, मान लो चिट्ठियाँ नीचे गिर चुकी हैं, अब हमने जाकर अगर सच बोल दिया तो पिटाई थी, झूठ बोल दिया तो झूठ पकड़े जाने पर भी डर था। ठीक है नहीं, तो ये दो दुधारी जिम्मेदारी थी। लेखक सच बोलकर पिटाई का भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों की ना पहुंचाने की जिम्मेदारी की बोझ में दब रहा था। उसका मन कहीं भाग जाने को करता था, परंतु पिटने का भय भी था। लेखक पर यही वो दुधारी जिम्मेदारी थी। इसी उधेड़ गुण में वह 15 मिनट तक लगा रहा कि कुएं के अंदर जाए कि जाकर झूठ बोल दे या सच बोलकर पिटाई खा ले। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उसके सामने बन रही थी कि वो क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। प्रश्न संख्या 13 है, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कित्थी, मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। वर्तमान के संदर्भ में पंक्ति का आश्रय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये चीज़ तो हमने देखी। हमने कब देखी? जब हमारे लेखक ने जो अनुमान लगाया, जो चीज़ें लगाकर वो कुएं में उतरे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो काम नहीं करी। अब आपको इन्हें ये वर्तमान स्थिति के संदर्भ में बताना है। चलिए देखते हैं। मनुष्य प्रत्येक स्थिति से निपटने के लिए अपना अनुमान लगाता है। मतलब हम पहले से प्लानिंग करने लगते हैं ना कि भाई हम वहाँ जाएंगे, तुम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। होता है ना, कहीं पे भी होता है। वह अपने अनुसार भविष्य की योजनाएं बनाता है, परंतु सभी योजनाएं हर बार सफल नहीं हो पाती हैं। कई बार परिस्थितियां ही हमारे विपरीत होती हैं। क्या हो जाती है? हमसे बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं तथा हमें असफलता हाथ लगती है। क्या लगती है? असफलता हाथ लगती है। मनुष्य की कल्पना और वास्तविकता में काफी अंतर होता है। यानी कि जिस चीज को हम काल्पनिक तौर पर योजना बना रहे हैं, जब वो वास्तविक तौर पर हमारे सामने आती हैं तो उनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। वह अपने हिसाब से भविष्य की योजनाएं तैयार करता है, पर वे सभी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है, क्योंकि जब वो परिस्थिति आई तो वो चीजें थी ही नहीं जो हमने प्लान की थी। तो उस समय क्या हुआ? सब कुछ उल्टा हो गया। इसीलिए हम सभी को योजनाओं के अनुकूल प्रतिकूल परिणाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो हमेशा जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग के विपरीत भी कुछ होगा, हमें इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर स्मृति, जहाँ पर हमने किए इस चैप्टर के बहुत सारे प्रश्न। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रश्न करते रहिए। क्यों? मैं बता रही हूँ, अभी हमारे 2 चैप्टर और बाकी हैं, है ना, तो उनके भी तो वर्णनात्मक प्रश्न करने हैं। चैप्टर कौन सा है? कल्लू कुमार की ऊनाकोटी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो आपको क्या करना है? उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के रखिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे तो उनके क्वेश्चंस आपको समझाएंगे, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। याद रखिएगा, कल्लू कुमार की ऊनाकोटी जहाँ पर एक पौराणिक कथा हमें दिखला रही है, वहीं पर वो एक यात्रा वृत्तांत भी है। तो 2 विधाओं का मिला जुला रूप है यहाँ पर। तो ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा और उस पर आधारित हम करेंगे प्रश्नों को। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।